नमस्ते बच्चों, मैं जमीना शेख केकवाद इंग्लिश स्कूल में हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, इन दिनों परिस्थिति कुछ ऐसी हो चली है कि हम कई दिनों से आपस में मिल नहीं पाए हैं, लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पढ़ाई और पढ़ने का सिलसिला शुरू रखते हैं। तो मैं आज आपको हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की कविता फूल और कांटे इसका स्पष्टीकरण देने वाली हूँ। बच्चों, इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओम, जिनका जन्म 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ तथा उनकी मृत्यु सन 1947 में हुई। हरिओम जी हिंदी कविता के बहुत ही प्रगत कवि माने जाते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं उन्होंने लिखी है, जिसमें से एक कविता है फूल और कांटे। इस कविता में आपको क्या सिखाया गया है? फूल और कांटों के माध्यम से आपको क्या संदेश दिया गया है? तो आइए चलिए जानते हैं इस कविता के स्पष्टीकरण से। पहले तो मैं आपके सामने कविता पढ़ने जा रही हूँ। आप सबने भी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक अपने साथ ले लेनी है और मैं कविता गायन करने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ में कविता पढ़िए। चलो शुरू करते हैं। कविता क्रमांक 2, फूल और कांटे। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालना। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बनी। पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसर। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर काहे वेद देता शाम तक। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुई शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़कपन की कसर। देखो बच्चों, कविता के बोल बहुत ही सुंदर है। जिस तरह ये कविता के बोल है, उसी तरह कविता का अर्थ भी बड़ा ही सुंदर है। कविता में दिया क्या है हमें? कविता का नाम है फूल और कांटे। इस कविता में फूलों और कांटों की बात की गई है। देखो, जब आप लोग बच्चों बगीचे में जाते हो या हम में से कोई भी बगीचे में जाता है, फूलों के बगीचों में, तब सुंदर सुंदर फूल देखकर हमारा मन कैसा डोल जाता है। ऐसे लगता है अभी उन फूलों के पास जाए, उन्हें तोड़ ले, अपने साथ अपने घर ले जाए, या फिर उनकी सुगंध को महसूस करें, उनके सुंदर सुंदर रंगों को देखें और उनके बीच बैठे रहे। हम चाहते हैं कि फूलों के जितने भी फूल हैं या फूलों के बगीचे हैं, वहां पर अपना समय बिताएं। कांटों को कोई भी नहीं चाहता, जबकि फूल उनके साथ ही कांटे भी होते हैं, लेकिन क्या हम सोचते हैं उन्हें अपने घर लेके चले जाएं? तो ऐसा हम क्यों करते हैं? तो चलिए जानते हैं इस कविता के माध्यम से। पहली पंक्तियां क्या है? देखो कविता में है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालना। एक ही पौधे पर फूल और कांटे दोनों जन्म लेते हैं। जब फूल का जन्म होता है, उसके साथ साथ अनायासी कांटा भी जन्म ले लेता है। एक ही पौधा उन्हें पालता है, एक ही पौधे पे वे जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें अपने अन्न से ताकत देता है और उन्हें पालता है, यानी कि बड़ा करता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी उन पर डालता। रात में जब बादलों में चांद आ जाता है, तब वो चांद भी उस फूल और कांटे पर दोनों पर एक सी ही अपनी रोशनी डालता है, एक सी ही अपनी चांदनी भी डालता है। वो ये नहीं सोचता कि फूल का रंग कितना सुंदर है ना, मैं सिर्फ फूल को ही चांदनी देता हूँ, या फिर मेरा जो चांद का जो सुंदर प्रकाश है मैं उन फूलों पर ही डालता हूँ।
कांटों को हटा दो, मैं कांटों पर अपनी चांदनी नहीं डालूंगा। वह दोनों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता। फूल और कांटों पर वो समान सी रोशनी डालता है, समान सी चांदनी लेता है, एक जैसी। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बनी। मेघ यानी अर्थात मेघ, बादलों से जब बारिश होती है तब बारिश ये नहीं सोचती कि मैं सिर्फ फूलों पर ही गिरूंगी और कांटों पर नहीं गिरूंगी। वह अपनी सब हर जगह समान रूप से वो बारिश का पानी देती है। वह भी तो भेदभाव नहीं करती फूलों में और कांटों में। पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते हैं। ढंग अर्थात उनके काम, कार्य। पर क्या दिखता है हमें? हाँ, पर हमें सदा यह दिखता है कि उनके काम, उनके ढंग जो है वो एक से कभी होते नहीं। आगे दिया है, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। देखो कांटा क्या करता है, यहाँ पे आपको इस पंक्तियों में कांटे के काम दिए हुए कि कांटे के कार्य क्या है। कांटा क्या क्या करता है? तो कांटा छेद कर उंगलियों को छेद देता है। जब भी हम सुंदर फूल की तरफ आकर्षित होते हैं और उस फूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें हाथ में कभी कभी कांटा चुभ जाता है। वो हमारे हाथ को छेद देता है, यानी चोट लग जाती है, कभी कभी खून भी निकल आता है। और फाड़ देता है वरवसन। वरवसन अर्थात कपड़े। कभी कभी दुपट्टा या कोई कपड़ा कांटों में फंस जाता है तो वो फट जाता है। तो कांटा क्या करता है? उंगलियों को छेद देता है, चोट लगा देता है। या फिर वरवसन यानी वस्त्रों को फाड़ देता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार रूपी तितलियों के पर कतर भौर काहे भेज देता शाम। प्यार रूपी तितलियां, जो तितलियां प्यार से उसके आसपास मंडराती है, फूलों के आसपास जो प्यार से जाती है, मंडराती है, उनके भी वो पर कतर देता है। कतरना यानी काटते हैं। उन तितलियों के भी परों को काटा काट देता है। भौर काहे वेद देता श्याम। भौर अर्थात भंवरे। भंवरों का वह श्याम तन वेद देता है। श्याम यानी काला। भंवरे काले रंग के होते हैं। ऐसे काले रंग के भंवरों को भी वह क्या करता है? मार देता है, वध कर देता है, उनका मार देता है। ये कांटे के सारे नकारात्मक कार्य आपको यहाँ पर बताए गए। कांटा क्या काम करता है? कांटे के काम सभी कैसे है? नकारात्मक काम है। नकारात्मक काम कैसे है कि वह क्या करता है? उंगलियों को छेद देता है, कपड़ों को फाड़ देता है, सुंदर सुंदर तितलियों के परों को कतर देता है तथा श्याम रंग के भंवरों को भी वह मार देता है। अभी आगे की पंक्तियों में क्या दिया है? फूलों के कार्य क्या है? कांटों का कार्य आपने देख लिया। अब फूलों का क्या कार्य है? तो फूलों का काम है फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। फूल क्या करते हैं? प्यार से तितलियों को अपने पास बुलाते हैं। अपने अपने सुंदर सुंदर रंगों से, सुंदर सुंदर खुशबू से उन्हें आकर्षित करते हैं तितलियों को। और तितलियां भी क्या करती है? प्यार में डूबकर उनकी तरफ मोहित होकर उनकी ओर आकर्षित होती जाती है, उड़कर उनके पास जाती है, उनका अनूठा रस पीती है। देखो फिर क्या करता है? तितलियों को अपनी गोद में लेता है, यानी अपने पास लेता है। भंवरों को अपना अनूठा रस पिला। भंवरों को क्या करता है? रस पिलाता है। भंवरे फूलों से अपना रस लेकर और शहद बनाते हैं, तो वो अनूठा रस पीते हैं फूलों से। निज सुगंध और निराले रंग से। निज यानी निज अर्थात अपनी, अपने सुगंध और निराले और निराले रंगों से, अपने सुगंध और निराले रंगों से है सदा कली जी की खिला। जी की कली खिलना ये एक मुहावरा है, यानी क्या? बहुत ज्यादा खुश हो। जी की कली खिलना यानी खुश हो। तो फूलों का संपूर्ण कार्य आपको इस पंक्तियों में कवि ने यहाँ दिया है कि फूलों का जितना भी काम है वो कैसा है? सकारात्मक काम है। वो क्या क्या करते हैं? तितलियों को अपने पास लेते हैं, अपनी गोद में लेते हैं, भंवरों को अपना अनूठा रस पिलाते हैं। अपनी सुंदर सुगंध से, अपनी निज सुगंध से सबको वे
नहीं पाते हैं ना। सुंदर सुंदर फूल जो बगिया में खिले होते हैं उन्हें देखकर हम उनकी तरफ मोहित हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं, रुक नहीं पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसे लगता है तुरंत जाकर उन फूलों को छू लो, उनकी खुशबू लो, क्योंकि वो होते ही वैसे, वे सबके साथ प्यार से रहते हैं और सबको प्यार बांटते हैं। तो यहाँ पर फूलों का कार्य सकारात्मक है और कांटों का कार्य नकारात्मक है। अब इसका क्या, आगे देखो, आगे की पंक्तियों में इन दोनों कार्यों के बारे में क्या दिया हुआ है? अच्छे काम, कर्म और बुरे कर्म। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर। इसलिए क्या होता है, एक सबकी आंख में खटकता है। आंख में खटकना यानी, आंख में खटकना यह एक मुहावरा है, अर्थात किसी को बुरा लगना। वह व्यक्ति बहुत बुरा लगता है जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, वो हमारे आंख में सदैव खटकता रहता है। तो यहाँ वही किया है कि अगर कांटे का काम नकारात्मक है तो वह सबकी आंख में खटकता है, उसको सब बुरी नजरों से देखते हैं, तिरस्कार की नजरों से देखते हैं। और दूसरा यानी फूल क्या करते हैं? सोहता सुर शीश पर। सोहता यानी सजना, शीश यानी सर। सबके सिर पर फूल क्या करते हैं? सज जाते हैं। अपनी सर की या बालों की शोभा लोग फूलों को बनाते हैं। तो इस तरह दोनों कैसे, देखो लोगों के मन में दोनों अपनी अपनी जगह किस तरह बनाए कि एक तो सबकी आंख में खटकता है, दूसरा सबकी सिर पर सज जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कुल यानी खानदान, कुल का मतलब होता है खानदान। देखो आपके पूर्वजों से आई हुई आपकी अपनी की पीढ़ी, इसे कहते हैं हम लोग कुल। अगर कवि यहाँ कहते हैं किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, हमारे कुल की बड़ाई क्या काम थी? अगर कोई व्यक्ति बड़े से बड़े कुल में जन्म लेता है, कितना भी बड़ा कुल होने दो, कितना भी पैसे वाला और कितना भी वो अमीर होने दो, लेकिन अगर उस कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें अच्छाइयाँ ना हो, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना, प्रेम से व्यवहार करना, मधुर मीठा बोलना अगर उसमें ना हो, तो उसकी कुल की बड़ाई नहीं, कितने भी बड़े कुल का, कितने भी बड़ी खानदान को होने दो, कोई फर्क नहीं है, वो कुछ काम की नहीं होती है। अगर उस व्यक्ति में इंसानियत, मानवता ना हो और अगर उसके मन में प्रेम ना हो दूसरों के लिए, चाहे वो प्राणियों के लिए हो या इंसानों के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें सबके लिए प्रेम अपने मन में रखना चाहिए, सदैव प्रेम बांटते रहना चाहिए, अपनापन बांटना चाहिए। हाँ, अगर वो किसी भी बड़े से बड़े कुल में, कितने भी बड़े खानदान में वो व्यक्ति जन्म ले लिया और उसमें अच्छाइयाँ ना हो, तो वो बड़ाई कुछ काम की नहीं होती। जो किसी में वो बड़प्पन की कसर हो ना, यानी कमी होना। अगर उस व्यक्ति में बड़प्पन की, महानता की कमी है, तो उसमें उसकी कुल की भी बड़ाई कोई काम की नहीं। तो इस कविता में कवि ने फूलों और कांटों के माध्यम से आप लोगों को यही समझाया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता या छोटा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से वो बड़ा या छोटा